अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न टू लीड विद आयशा। आज हम पढ़ेंगे ग्रेट डिप्रेशन बिटवीन द टू वर्ल्ड्स। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 वाज एन इवेंट जो कि दो वर्ल्ड वॉर्स के बीच में था, तो इसलिए इट कैन नॉट बी लेफ्ट आउट, इसको भी डिस्कस करना जरूरी है। सो व्हाट वाज द रोड टू ग्रेट डिप्रेशन? सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो अमेरिकन इकोनॉमी अर्ली 1920s में बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही थी। गुड्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही थी और एक्सपोर्ट भी हो रही थी, लेकिन टूवर्ड्स द लेट 1920s 1927 की अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम पे अमेरिकन गुड्स ओवर प्रोड्यूस हो रही थी। एग्रीकल्चरल सेक्टर और जो फैक्ट्रीज थी वो ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने लग गई थी। एज अ रिजल्ट जब ओवर प्रोडक्शन होती है तो प्राइसेस डिक्रीज हो जाती हैं, तो गुड्स की प्राइसेस ने फॉल करना शुरू किया और इतनी ज्यादा गुड्स थी, ऑफ कोर्स उनको परचेज करने वाले लोग कम थे, तो फिर प्राइसेस कम करके उस पर सेल करना पड़ा। अब जब गुड्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं तो उनको बनाने वाले तो नहीं चाहिए फिलहाल, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई, ले ऑफ स्टार्ट हो गए, लोगों को जॉब से निकाला जाने लगा। लेकिन वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गया था, और वॉल स्ट्रीट क्रैश क्या था? अक्टूबर 1929 में स्टॉक प्राइसेस गिर गई थी। ठीक है, स्टॉक मार्केट जो यूएसए की उसको वॉल स्ट्रीट कहते हैं, तो स्टॉक प्राइसेस गिर गई थी। जब स्टॉक प्राइसेस गिरना शुरू हुई तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो गया। स्पेक्यूलेट करते हैं ना, प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि स्टॉक की प्राइसेस कम होंगी या ज्यादा होंगी, तो अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो गया, क्योंकि प्रिडिक्शंस इस तरह की आ रही थी कि स्टॉक प्राइसेस मजीद फॉल करेंगी। तो यूं इस तरह से हुआ कि 24 अक्टूबर 1929 को ब्लैक थर्सडे ऑब्जर्व किया गया। अब ब्लैक थर्सडे क्या था? बहुत सारे लोगों ने अपने शेयर्स सेल करने शुरू कर दिए। अब जब शेयर्स सेल किए जाते हैं तो जो स्टॉक मार्केट होती है, शेयर्स की जो मार्केट होती है, उसमें शेयर्स का सरप्लस हो जाता है। अब शेयर्स ज्यादा हो गए हैं तो अब उनकी प्राइसेस भी फिर कम होंगी। जो भी चीज ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही है उसकी प्राइसेस फॉल होंगी। फिर क्या हुआ? 28 ऑफ अक्टूबर को ब्लैक मंडे और 29 ऑफ अक्टूबर को ब्लैक ट्यूसडे ऑब्जर्व किया गया, यानी कि ये तीनों दिन ऐसे थे जिनमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शेयर्स लोगों ने अपने सेल किए, क्योंकि उनको पता था कि अगर प्राइसेस डिक्रीज हो जाती हैं तो हम लोगों को उस परसेंटेज में प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, और कल को जब हमने सेल किए तो जितने प्राइस में हमने खरीदे हैं उससे कम पे सेल करने पड़ेंगे, तो हमें लॉसेज होंगे। उसके बाद क्या हुआ? एज अ रिजल्ट 29 ऑफ अक्टूबर 1929 तक 16 मिलियन शेयर्स सेल आउट हो चुके थे। अब जब ये शेयर्स बहुत ज्यादा सेल आउट हुए तो फिर स्टॉक मार्केट कोलैप्स होगी, और इसको कहा जाता है वॉल स्ट्रीट क्रैश। उसके बाद क्या हुआ? अब जब लोगों की प्रोडक्ट्स जो हैं, बनाई हुई प्रोडक्ट्स, वो बहुत कम प्राइसेस में सेल हो रही हैं, उनको प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, तो फिर उनको अपनी सेविंग्स चाहिए थी। वो सेविंग्स जो उन्होंने बैंक्स में रखी हुई थी, तो लोगों ने बैंक्स में से अपना पैसा विदड्रॉ करना शुरू कर दिया। जब बैंक्स में से विदड्रॉ करना शुरू किया, और ऑफ कोर्स बैंक के पास उसी टाइम पे बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होती कि वो अपने सारे के सारे कस्टमर्स को रिटर्न करे, क्योंकि बैंक ने भी जगह जगह इन्वेस्ट की हुई होती है। तो जब लोगों ने ये देखा कि बैंक्स आर अनेबल टू पे दैट अमाउंट जो कि उन्होंने वहां पे डिपॉजिट की हुई है, तो इस टाइम पे भी पैनिक विड्रॉल शुरू हो गई। सब लोगों ने ही अपने अपने पैसे विड्रॉ करने शुरू कर दिए कि कहीं ऐसा ना हो बैंक के पास पैसा खत्म हो जाए, हमें हमारा पैसा मिले ही नहीं। तो एज अ रिजल्ट बैंक्स भी बिल्कुल रुइन होके रह गए। उसके बाद क्या हुआ? अब गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया। किस तरह से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके पॉलिसी दी थी। वो क्या दी थी वो देख लेते हैं। अब यूएस इन्वेस्टर्स ने पहले क्या किया? अब यूएस इन्वेस्टर्स देख रहे हैं वॉल स्ट्रीट क्रैश हो चुका है, अपनी स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुकी है, तो जो फॉरेन लोन्स दिए हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, स्पेसिफिकली अगर हम लोग जर्मनी की बात करें, वर्ल्ड वॉर वन में हम लोगों को पता है, हम पढ़ चुके हैं कि जर्मनी बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली डिप्लोरेबल सिचुएशन में चला गया था। तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लोन्स दिए थे जर्मनी को, ताकि इकोनॉमी स्टेबलाइज हो सके, और यही अमाउंट ऑफ लोन यूज करके अपने इंपोर्ट्स के लिए जर्मनी पेमेंट करता था। लेकिन अब जब अपने विड्रॉ करने शुरू कर दिया वापस लोन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, तो जर्मन इकोनॉमी एकदम से फिर से कोलैप्स कर रही है, क्योंकि अब जर्मन इकोनॉमी के पास पैसा नहीं था कि जो जो चीजें इंपोर्ट की हुई है उनके लिए पे बैक कर सके। तो यूं जितना भी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ लोन्स था वो सारा का सारा कोलैप्स हो गया। एज अ रिजल्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन ये जो एरियाज थे, ये बाकी सारे की सारी स्टेट्स के लिए देवर अ मार्केट, इनको लोग गुड्स सेल करते थे, तो वो जो ट्रेड था उस पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। गुड्स की प्राइसेस इतनी ज्यादा कम होगी कि 45% तक रिड्यूस होगी। तो फिर
सारी की सारी नेशंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा था, तो नेशंस ने अपनी इकोनॉमीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। और क्या शुरू कर दिया? प्रोटेक्शनिज्म स्टार्ट कर दिया, बुलियनिज्म स्टार्ट कर दिया, मर्केंटलिज्म स्टार्ट कर दिया, इकोनॉमिक रियलिज्म स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स यहाँ अप्लाई होंगे, अप्लाई कर सकते हैं ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अब गवर्नमेंट ने, यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, तो प्रेसिडेंट हूवर ने स्मूथ हॉले टैरिफ इंट्रोड्यूस करवाया 1930 में। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था? जितनी भी इंपोर्ट्स हैं, यही होता है ना प्रोटेक्शनिज्म में, कि इंपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ्स लगा या फिर और डिफरेंट पॉलिसीज के जरिए इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जाए। एक्सपोर्ट्स तो अब ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती थी, लेकिन ये करने की कोशिश की गई कि अपने ही स्टेट के अंदर बने हुए गुड्स खुद ही लोग खरीदें, ताकि इकोनॉमी को उठाया जा सके, वापस फ्लरिश करवाया जा सके। तो फिर 42 to 50% टैरिफ्स लगा दिए इंपोर्ट्स के ऊपर। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? यूरोप ने भी फिर अमेरिकन गुड्स के ऊपर और बाकी स्टेट्स ने आपस में एक दूसरे के गुड्स के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए। अब यही यूएस चाइना ट्रेड वॉर में भी हमने देखा था ना, टैरिफ्स लगाना और इन रिटर्न रिस्पॉन्ड में भी टैरिफ्स लगाना। उसके बाद क्या हुआ? ये जो स्मूथ हॉले टैरिफ जो प्लान दिया था प्रेसिडेंट हूवर ने, दिस डिड नॉट वर्क, दिस मेड द सिचुएशन वर्स। तो क्या हुआ? ही वॉज वोटेड आउट ऑफ हिज ऑफिस एंड प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और रूजवेल्ट की न्यू डील के बारे में तो आपने सुना ही होगा। रूजवेल्ट ने अपनी न्यू डील ये प्लान दिया, और इसके अकॉर्डिंग रूजवेल्ट ने कहा सोशल वेलफेयर असिस्टेंस करूंगा ऑन नेशनल लेवल, लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने की कोशिश की जाएगी, लोगों को एड देने की कोशिश की जाएगी, और यूं इकोनॉमी को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। एंड दिस वर्कड, दिस वेलफेयर प्लान वर्कड एंड इट वाज अडॉप्टेड बाय अदर यूरोपियन नेशंस एज वेल। उसके बाद क्या हुआ? अब जब लोग अपनी करंट गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते फॉर द रीजन कि वो इकोनॉमिक बेहतरी नहीं लेके आ रही है, तो फिर इसी तरह से यूरोप के अंदर भी हुआ कि पीपल गॉट टिल्टेड टुवर्ड्स द फार राइट। और इसमें क्या हुआ? अब अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की वजह से लोगों में एंगर था, पीपल वांटेड कि अब देखें, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अब इटली, जब हम इटली के अंदर फॉशिज्म पढ़ेंगे, जर्मनी के अंदर फॉशिज्म या नाजिज्म पढ़ेंगे, तो फिर उस टाइम पे भी यही टाइम पीरियड चल रहा था। 1920s, लेट 1920s चल रहे थे, फिर 1930s, अर्ली 1930s थे। तो उस टाइम पीरियड पे भी सारा हम लोग यही देखते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जा रही थी, जिसकी वजह से लोग डिससेटिस्फाइड थे। फिर जो आ रहा था और वो कह रहा था कि रोटी कपड़ा मकान मैं आपको दूंगा, तो फिर ऑफ कोर्स लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे। और यहाँ पे भी इसी तरह से हुआ। बहुत सारे लोग दे टर्न टू द राइट विंग लीडर्स, ठीक है, हुआ कंजर्वेटिव, जो ये चाह रहे होते हैं कि नेशनलिज्म ही आए, और नेशनलिज्म का कार्ड यूज करके दे जस्ट गेन द सपोर्ट ऑफ पीपल। तो फिर क्या हुआ? कुछ ने तो ये भी कहा कि हम लोग एम्पायर्स बिल्ड करेंगे, हम लोग ज्यादा ज्यादा कॉलोनीज एस्टैब्लिश करेंगे, ताकि वहां से हम लोग अपने लिए रिसोर्सेज स्टार्ट कर सकें। और ये कहना था, मसोलिनी ने भी इस तरह से कहा और हिटलर ने भी कहा। तो 1935 में मसोलिनी ने एबिसिनिया के ऊपर अटैक कर दिया, एबिसिनिया को, ताकि एनेक्स किया जा सके। और 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया के ऊपर, और हिटलर की तो अभी हम लोग जब फॉशिज्म पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि हिटलर की तो एंशुलूस की पॉलिसी थी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवेकिया, उसने इर्द गिर्द, फिर फाइनली जब पोलैंड में इन्वेड किया था, तो फिर हिटलर ने तो बहुत सारी लैंड्स को एनेक्स करने की कोशिश की थी। यूं अब क्या हुआ कि एक तरफ मसोलिनी है, वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लैंड्स को एनेक्स करने की कोशिश कर रहा है, उन पर अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ जर्मनी है, वो भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को वायलेट करके डिफरेंट एरियाज को एनेक्स करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर क्या होता है? ये भी देखा जाता है कि मसोलिनी और हिटलर आपस में पैक्ट भी साइन कर लेते हैं, इन दोनों का अलायंस भी हो जाता है। तो अब फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन फिर इन दोनों के इन मूव्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, और जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो फिर दोबारा द वर्ल्ड गेट्स इनटू वर्ल्ड वॉर 2। और अब जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई, तो आर्मामेंट फैक्ट्रीज में फिर से काम शुरू हो गया, क्योंकि वेपन्स की जरूरत तो थी। आर्मामेंट फैक्ट्रीज में ही एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई, लोगों को जॉब्स मिलनी शुरू हो गई, और यूं दोबारा से इकोनॉमीज फ्लरिश करना शुरू होगी, और ग्रेट डिप्रेशन खत्म हो गया।